स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट है 2023-24 का ये पेश कर दिया गया और मैं तो बहुत एक्साइटेड होता हूं क्योंकि मैं खुद एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते जब भी बजट आता है इसको लेकर पूरी प्रिपरेशन करता हूं, पूरा बजट स्पीच सुनता हूं, तो हर एक चीज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपका छूट जाए। मतलब कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या बोला वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और जो बजट स्पीच होता है उसके साथ साथ कई सारे और डॉक्यूमेंट्स आते हैं यहाँ पर, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारी चीजें, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर बता दूं कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके कुछ देर पहले ही जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो आया है। 1100 से ज्यादा सीट्स हैं दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, 28 मई को जो एग्जाम होने वाला है, तो इसको क्रैक करने के लिए, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए स्पेसिफिक बैच स्टार्ट हो रहा है 7 फरवरी से। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं क्योंकि 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस इसके अंदर कराई जाएगी। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो। बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे और साथ ही साथ आप ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत कम रेट पर मिलेगी। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां से भी ले सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका भी जो यूपीएससी का पूरा बैच है प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी के लिए, वो भी यहां पर स्टार्ट हो गया है। यहां पर भी एडमिशन लीजिए। एनसीईआरटी चाहिए तो ये ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी चाहिए यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं अपने इंस्टा पेज पर जो स्टोरीज है वहां पर कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बजट है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ध्यान रखिएगा। जैसे कि आर्टिकल 266 ये हमारे संविधान में कहता है कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता, और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर ये जो बजट है वो पेश किया जाता है। लेकिन एक और चीज याद रखना है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जो शब्द आता है वो आता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आर्टिकल 112 से आर्टिकल 117 के बीच में जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आपको हमारे संविधान के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है आपको कि बजट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन प्रिपेयर करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो करती है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो यहां पर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और इस डिपार्टमेंट के अंदर एक डिवीजन है जिसका नाम है बजट डिवीजन, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरे बजट को प्रिपेयर करने की। और बजट में मैं आपको बता दूं कि यहां पर आज का जो बजट था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने आई थिंक शायद 1 आवर 30 मिनट से ज्यादा थोड़ा बहुत लिया होगा। लेकिन निर्मला सीतारमण जी इनफैक्ट आजादी के बाद से अभी तक अगर आप देखोगे टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा देर तक किसने बोला है, तो वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। 2020 में सबसे लंबा यहां पर उनका स्पीच था। अगर हम शब्दों की बात करें तो मनमोहन सिंह जी का 1991 का जो स्पीच था वो सबसे लंबा था इन वर्ड्स। इसके अलावा अगर आप पहले की जानकारी चाहते हो 1947 से लेकर अभी तक का यहां पर जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उसका आप सारा विश्लेषण इस ग्राफ के अंदर, इस चार्ट के अंदर देख पाओगे। जैसे कि हमारी सेविंग्स कितनी होती थी पहले, 9.5% से बढ़ते बढ़ते आज लगभग 30% के आसपास आ गई है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो हम कहते हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हो। डायरेक्ट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्स रेवेन्यूज, फिजिकल डेफिसिट, पॉपुलेशन, ये बहुत सारी चीजें दोस्तों इस पूरे चार्ट में आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो वो देख लेना। तो चलिए इस पूरे बजट के अंदर आते हैं हम, और ध्यान रखिएगा इस वीडियो के अंदर मैंने इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है। मतलब वीडियो तो एक ही है, लेकिन इस वीडियो के अंदर बेसिकली सबसे पहले पार्ट में जो कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के स्कीम्स हो गया, अलग अलग प्रकार की जो चीजें बोली गई थी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड बात करेंगे। जो फिगर्स होता है ना, फिजिकल डेफिसिट कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो मैं सेकंड पार्ट में बात करूंगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण जी का जो स्पीच था वो ऐसे स्टार्ट हुआ कि विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल आपको पता है कि अब सरकार का जो लक्ष्य है ऐसा है कि 100 साल, मतलब कि जो भारत का 100 साल हो उसमें हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। और इसके लिए यहां पर जो विजन है 3 तरीके से बताया गया है। सबसे पहले बोला गया है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ। जो युवा है
उसके ऊपर क्या क्या हम और अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं उसको लेकर फोकस किया जाएगा। ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर फोकस किया जाएगा। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहने का मतलब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होना चाहिए, हमारा फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक हम कहते हैं, तो उसका भी स्टेबिलिटी हो। तो ये 3 चीज़ पर विजन है बेसिकली बताया गया। फिर नेक्स्ट यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि जो प्रायोरिटीज हैं, ये जो बजट निकाला गया है इसके अंदर सरकार की कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज हैं, तो इसको बोला गया है सप्तऋषि, मतलब 7 प्रायोरिटीज हैं इस पूरे बजट के अंदर। वो कौन कौन सी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के चार्ट्स वगैरह आप बनाएंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। जैसे कि रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब सबसे आखिरी जो पर्सन है उन तक हम अपना जो बेनिफिट्स हैं उसको पहुंचा सके, यूथ की पावर को रियलाइज करें, फाइनेंशियल सेक्टर पर ध्यान दिया जाए, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस हुआ है इस बजट के अंदर। इसके अलावा अनलिशिंग द पोटेंशियल, भारत की जो पोटेंशियल है उसको हम कैसे उभार सकते हैं, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये 7 प्रायोरिटीज पर फोकस किया गया इस पूरे बजट के अंदर। और अभी तक सरकार ने क्या क्या किया है ये सारे विवरण जो है आपको इस चार्ट में दिख जाएंगे। जैसे कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस रूरल हाउसेज में लगाए गए हैं, कैश ट्रांसफर जो पीएम किसान योजना लाया गया था ना, 6-6 हज़ार रुपए दिया जाता है, तो लगभग टोटल 2.2 लाख करोड़ सरकार अभी तक दे चुकी है। इस तरह के अलग अलग देखना चाहो, एलपीजी कनेक्शन हो गया, वो आप देख सकते हो। लेकिन अब बजट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पहला पहलू होता है कि ग्रोथ को लेकर, तो देखो यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि जब ये बजट पेश किया जा रहा है तो पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो संकट की स्थिति है, रिसेशन की बात हो रही है, लेकिन हमारा ये जो बजट होने वाला है वो आगे आने वाला जो अमृत काल है, जो 100 वर्ष पूरे होंगे, उसको एक प्रकार से स्टैब्लिश करेगा, उसका एक प्रकार से ब्लूप्रिंट ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए इस साल का जो करंट ग्रोथ है, मतलब 2022-23 का जो करंट ग्रोथ है वो आपका 7% रहेगा, 7% बताया गया है। तो हम पिछला जो था बेसिकली जो हम बात करते थे कोविड के पहले का, उससे अब हम उभर चुके हैं, उससे हम आगे आ चुके हैं। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है और हम राइट ट्रैक पर हैं, पाथ पर हैं, ताकि आगे चलकर हम और बेहतर कर सकें। और ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि मैंने कल ऑलरेडी बना दिया है इकोनॉमिक सर्वे, वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि 2023-24 का जो ग्रोथ रेट है वो 6% से लेकर 6.8% के बीच में रहने वाला है। ये अगला जो फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए बजट आया है वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी बोला गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी नीचे हुआ है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर भी बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट ये बेसिकली कोविड का समय दिखा रहा है। ये 20% जो आप देख रहे हो ना, ये आपका कोविड का समय था, लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट में काफी कमी आई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, यहां पर ध्यान रखना है प्राइवेट जॉब को लेकर सरकार बोल रही है। इसके साथ साथ जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण जी ने फोकस किया कि किस तरीके से पिछले 9 वर्षों में जो भारत की इकोनॉमी का साइज है वो 10th लार्जेस्ट से हम आगे चलकर 5th लार्जेस्ट अब बन चुके हैं। यहां पर जो पर कैपिटा इनकम है पिछले 9 वर्ष में डबल हुआ है, 1.97 लाख हो चुका है। और इसी की वजह से जो दुनिया है उसने भारत को एज अ ब्राइट स्टार के तौर पर देखना स्टार्ट कर दिया, भले ही पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबल स्लोडाउन क्यों ना आया हो। नेक्स्ट यहां पर आपको पता है कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी हेल्ड करने वाला है, और इसी की वजह से यहां पर जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर है, इन सभी के बीच में भारत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम कैसे G20 प्रेसिडेंसी को यूटिलाइज कर सकें, और एक प्रकार से भारत का जो रोल है वर्ल्ड के इकोनॉमिक ऑर्डर में हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने एक और चीज कहा कि जो सोसाइटी का हम निर्माण सोच रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए। मतलब जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इसके साथ साथ जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, जन भागीदारी पर फोकस होगा, सबका साथ सबका विकास, ये सारी चीजों को लेकर कहा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड ग्रेन को लेकर, आपको पता होगा कोविड के समय यहां पर सरकार ने बहुत सारा अनाज दिया था फ्री में। तो आप देख सकते हो 28 मंथ्स तक, मतलब 2 साल से भी ज्यादा तक सरकार कह रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया है, और इसी को एक और साल हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब 2023 में भी यहां पर 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे ताकि लोगों को फ्री फूड ग्रेन मिल सके। फिर नेक्स्ट, जैसा कि आपको मैं बता रहा था ग्रीन ग्रोथ के बारे में, मतलब कि यहां पर जो ग्रोथ होनी चाहिए वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। इसके लिए यहां पर निर्मला सीतारमण जी अपने स्पीच में कह रही थी कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि यहां पर ग्रीन एनर्जी को ज्यादा पुश मिलेगा। इसकी वजह से जो जॉब्स हैं वो भी यहां पर क्रिएट होंगे। जैसे कि
इसके अंदर कई सारे स्कीम्स बताए गए हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो यहां पर बोला गया है पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। पीएम प्रणाम ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। बेसिकली यहां पर क्या है कि जो फर्टिलाइजर, जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, उसको कम करना और यहां पर नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना, और इसके लिए राज्यों को सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, मतलब उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा ताकि वो फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेटिव को यूज स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट यहां पर जो प्लान है वो है 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट, मतलब कि जो गोबर वगैरह होता है, जो वेस्ट होते हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए 500 नए प्लांट बनाए जाएंगे। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए यहां पर मिष्टी ध्यान रखना। मिष्टी का मतलब है बेसिकली मैनग्रोव जो प्लांटेशन होता है हमारे कोस्टल एरियाज में, भारत का जो कोस्टल एरियाज है जैसे वेस्ट बंगाल में काफी बड़ी मात्रा में जो मैनग्रोव्स हैं, उनका कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अमृत धरोहर की भी बात कही गई है, मतलब कि जो वेटलैंड्स है हमारे देश के अंदर, उनका हम कैसे और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रीन ग्रोथ को लेकर सरकार काफी फोकस कर रही थी इसके अंदर। इसके अलावा अगेन यहां पर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि सरकार जो है डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देगी। कहने का मतलब है कि जो हमारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वहां पर डिजीज फ्री होने चाहिए, बेटर क्वालिटी के होने चाहिए। तो इसी को बोला गया है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए सरकार ने लगभग 2200 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। फिर हम आते हैं यहां पर मिलेट्स को लेकर। इसको एक बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे भारत के कहने पर ये जो वर्ष है 2023 का, ये पूरे विश्व भर में ईयर ऑफ मिलेट बताया जा रहा है। और इसी को लेकर G20 के दौरान भी भारत मिलेट को लेकर काफी फोकस करने वाला है, क्योंकि मिलेट का अगर इस्तेमाल ज्यादा बढ़ेगा तो दुनिया भर में जो भूखमरी है उसको हम काफी हद तक कम कर सकेंगे, ऐसा भारत का मानना है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर मिलेट को बोला गया है श्री अन्न। तो ध्यान रखना है आपको, श्री अन्न किसको बोला गया है, मिलेट को बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच के अंदर। और इसीलिए आप देखो भारत जो है ऑलरेडी इस समय लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, और इसके साथ साथ हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। और हमारा लगातार फोकस है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कंजम्पशन बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत एक सॉफ्ट पावर के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसको और बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ये आपका लाया जाएगा ताकि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट यहां पर एग्रीकल्चर में सरकार ने बात किया है एग्री टेक स्टार्टअप्स के बारे में। एग्री टेक स्टार्टअप्स बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स उभर कर आए हैं, लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि देखिए कि एग्रीकल्चर के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनमें से अभी तक कोई भी यूनिकॉर्न नहीं बन पाया। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए, तो उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है कि ऑल्दो पिछले साल 2022 में जब स्टार्टअप्स को फंडिंग उतनी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो एग्रीकल्चर के अंदर स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग दिया जा रहा था बड़ी मात्रा में, लेकिन फिर भी हमारे यहां पर एक भी यूनिकॉर्न नहीं है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके लिए सरकार यहां पर यह कह रही है कि कई सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी एग्रीकल्चर के लिए ताकि स्टार्टअप्स को मदद मिल सके। यहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा कि जो फार्मर सेंट्रिक सर्विसेज है उनको बढ़ोतरी मिलेगी, और जब यहां पर सरकार इसके ऊपर फोकस करेगी तो बहुत सारे स्टार्टअप्स इसके अंदर आएंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा, और इस तरह से हम देश के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में एक जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है जिसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट जो हैं काफी खुश हैं, वो है आपका एग्री क्रेडिट टारगेट। मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर कितना सरकार 2023-24 में टारगेट कर रही है कि कितना क्रेडिट दिया जाएगा, उधार दिया जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप उधार दोगे उतना ज्यादा खर्चा होगा और उतना ज्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो आप देखिए 20 लाख करोड़ सरकार का टारगेट है, अगले साल एग्रीकल्चर में 20 लाख करोड़ उधार पर देगी सरकार, लोन देगी, एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी में, फिशरीज में, हर एक सेक्टर के अंदर। और इसके साथ साथ यहां पर जो गवर्नमेंट है वो कंप्यूटराइजेशन को भी बढ़ावा देगी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में, जहां पर 63,000 करोड़ जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं हमारे देश के अंदर, तो उनके लिए लगभग 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है ताकि वहां पर कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन वो किया जा सके। ये सोसाइटीज क्या करती हैं, छोटे मोटे बहुत सारे क्रेडिट देती हैं फार्मर्स को, उनसे बहुत मदद होती है। तो इसी की वजह से यहां पर 20 लाख करोड़ जो टारगेट है वो सरकार ले रही है, और इसीलिए आप देख सकते हो जो क्रेडिट है
उसको लगातार बढ़ाया गया है। और जितना ज़्यादा क्रेडिट बढ़ाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से जो आपका एग्रीकल्चर है, मतलब जो फूड ग्रेन है, उसका प्रोडक्शन भी आपको तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जंप है, क्योंकि पिछले साल जो है 1.8 लाख करोड़ का सरकार ने निर्णय लिया था कि हम क्रेडिट देंगे, अब सरकार कह रही है 2 लाख करोड़ देंगे। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में और ज्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग की बहुत बात होने लगी है। तो सरकार का कहना है कि अगले 3 साल में सरकार 1 करोड़ फार्मर्स को, जी हां, 1 करोड़ फार्मर्स को असिस्टेंस देगी कि ताकि वो फर्टिलाइजर से शिफ्ट होकर नेचुरल फार्मिंग की तरफ आ सकें। और इसके लिए यहां पर 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी खोले जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे। ये यहां पर निर्णय लिया गया है बजट के अंदर। नेक्स्ट एग्रीकल्चर में एक और जो चीज आता है वो है आपका फिशरीज, और फिशरीज को भी पुश दिया गया है। आपको पता है इससे रिलेटेड एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो सरकार का कहना है कि यह स्कीम तो चलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक और सब स्कीम चलाएगा जिसका वैल्यू होगा 6,000 करोड़ रुपए, और इसके माध्यम से जो फिशरीज है उसको और पुश मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस होते हैं, जो क्राफ्ट पर्संस होते हैं, जो आपने देखा होगा ना कई बार सड़कों वगैरह पर आपको जो क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको असिस्टेंस देने के लिए सरकार एक स्कीम लेकर आ रही है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर आप देख सकते हो सरकार के कई सारे बड़े निर्णय लिए गए हैं कि यहां पर 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस सरकार स्टैब्लिश करेगी। जो ऑलरेडी 2015 से 157 मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए थे, उसके साथ ही साथ ये वाला जो नर्सिंग कॉलेज है वो भी स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ 2047 तक जो सिकल सेल एनीमिया है इसको एलिमिनेट करने का मिशन चलाया जाएगा कि 2047 तक इसको हम हटा सके, इस डिजीज को। फिर इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कई सारे लैब्स होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, जो कि काफी हाईटेक होते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज होती हैं, उनको सरकार कह रही है कि हम पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटीज के लिए यहां पर रिसर्च करने के लिए उनको अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ साथ एक नया प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि रिसर्च और इनोवेशन हो सके फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो दवाइयां, ड्रग्स वगैरह बनते हैं उसमें रिसर्च हो, इसको लेकर सरकार एक और नया प्रोग्राम चलाएगी। और आप देख सकते हो यहां पर सरकार का कहना है कि हमने 2018-19 से जो फाइनेंशियल ईयर है, जब हमारा हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ करता था 1.4% ऑफ जीडीपी, इसको बढ़ाकर अब जो हो गया है 2022-23 में वो हो गया है 2.1% ऑफ जीडीपी। सरकार कह रही है कि हम हेल्थ के ऊपर और ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। चलो हेल्थ की बात करें तो इसके साथ साथ एजुकेशन का भी यहां पर देख लो। एजुकेशन में यहां पर बढ़ोतरी हुआ है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि 2.9% ऑफ आवर जीडीपी ये हमारा एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है। तो एजुकेशन के साथ साथ सरकार ने क्या स्कीम्स लाए हैं वो देख लेते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सबसे पहला, और जो कि मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या है। एक्चुअली अगर आपने कल का इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे का कहना था कि टोटल हमारे यहां पर इस समय 6 मेन चैलेंजेस हैं। 6 चैलेंजेस के अंदर एक जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोविड के दौरान जो बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, 2 साल की जो पूरी लर्निंग है वो उनकी छूट गई, तो वो कहां से वापस लौटेगा। और ये एक सबसे बड़ा संकट है कि हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज है ना, वो एक प्रकार से अगर वो स्कूल नहीं गए तो उनका पूरा जो पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें वो लर्न कर सकते थे, स्किल सीख सकते थे, वो नहीं सीखे। इसके लिए सरकार कह रही है कि हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ओपन करेंगे बच्चों के लिए, ताकि उनका जो लर्निंग लॉस हुआ है पैंडेमिक के दौरान उसको मेकअप किया जा सके। एडिशनली यहां पर यह भी बोला गया है कि एक कल्चर बनाया जाएगा देश के अंदर रीडिंग की हैबिट्स लाने के लिए, ताकि जो पैंडेमिक के समय लर्निंग लॉस हुआ है उससे हम जो है छुटकारा पा सकें। फिर इसके साथ साथ नेशनल बुक ट्रस्ट हो गया, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट हो गया, और भी कई सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको एनकरेज किए जाएंगे ताकि यहां पर रीजनल लैंग्वेजेस में लाए जाए, उनको पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुकना चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहां पर फर्दर जो है, तो ट्राइबल लोगों के लिए काफी कुछ सरकार लेकर आई है। ट्राइबल पीपल जो हैं हमारे देश के अंदर, और उसके अंदर भी आप देखोगे तो यहां पर जो एक और काफी बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो है आपका प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसको कहा जाता है पीवीटीजी। कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो पीवीटीजी बेसिकली उनके लिए सरकार ने कहा है कि हम एक स्कीम लाएंगे, मिशन लाएंगे, जिसका नाम होगा प्राइम मिनिस्टर प्राइमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन। ठीक है, इसका मतलब है
पीएम पीवीटीजी। तो इसका जो मिशन है बेसिकली ये क्या करेगा कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं हैबिटेशन में, मतलब उनके जो घर वगैरह जहां रह रहे हैं, एक्चुअली अगर अब मैं आपको बताऊं ना तो दिल्ली और कई बड़े शहरों में आप देखोगे, कई बार आपने देखा होगा फ्लाईओवर्स वगैरह के नीचे टेंट वगैरह लगाकर कई बार जो लोग हैं रहते हैं, तो ज्यादातर उनमें मैंने देखा है कि वो पीवीटीजी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनके जो रहन सहन का जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा खराब है, तो उसको लेकर सरकार फोकस करिए कि वहां पर कुछ बेसिक फैसिलिटीज उनको कुछ दिया जा सके, और इसके लिए अगले 3 साल में सरकार कह रही है 15,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा किया जाएगा। फिर ट्राइबल्स को ही एजुकेशन देने के लिए यहां पर आपको पता है कि एकलव्य मॉडल स्कूल्स ये स्टार्ट किया गया था। इसमें सरकार कह रही है कि 740 जो स्कूल्स हैं उसके अंदर यहां पर 38,800 टीचर्स जो हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। टीचर्स और सपोर्ट जो स्टाफ होता है उनको रिक्रूट किया जाएगा ताकि 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को और मदद मिल सके। टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, उनको वहां पर जाना चाहिए, इसके लिए सरकार रिक्रूटमेंट करेगी। जहां तक रेलवे की बात है, देखो पहले रेलवे का बजट अलग आता था, एक दिन पहले आता था बजट आने के पहले, लेकिन रेलवे का बजट मर्ज हो गया है 2016-17 से आई थिंक। तो उसके बाद से आप देख सकते हो यहां पर जो रेलवे है उसके लिए जस्ट अनाउंसमेंट कर दिया गया कि सरकार जो है 2.4 लाख करोड़ कैपिटल आउटले कर रही है, खर्चा करेगी, और जो कि 2013 के मुकाबले आप कह सकते हैं 9 टाइम्स ज्यादा है, ऐसा सरकार के द्वारा बताया गया। बाकी तो आपको पता ही है कि वंदे भारत और कई सारे स्कीम साल भर में कुछ ना कुछ आती ही रहता है, तो सरकार ने इसको लेकर ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया है। जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, इसको लेकर सरकार का कहना था निर्मला सीतारमण जी का कि हमने 39,000 कंप्लायंसेस को कम कर दिया है। 3,400 ऐसे लीगल प्रोविजंस थे जिसमें आप जेल जा सकते थे, उसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मतलब कि यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार कदम ले रही है। इसके साथ साथ क्या है कि कई सारे बिजनेसेस को पैन की जरूरत पड़ती है, जो पैन नंबर होता है ना, तो यहां पर सरकार कह रही है कि अब आपको सिर्फ पैन की ही जरूरत पड़ेगी। मतलब कि यहां पर कोई भी काम कराना है गवर्नमेंट एजेंसी से, कुछ भी है, आपको बस पैन नंबर बताना है और आपका सारा डिटेल जो है उसी के हिसाब से पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। देखो डायमंड्स तो हम सब जानते हैं, हीरा जो होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लैब के अंदर भी आर्टिफिशियल तरीके से हीरा को बनाया जाता है, डायमंड्स को बनाया जाता है, इसको कहा जाता है लैब ग्रोन डायमंड्स। मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी सिमिलर देखने को मिलेगा नेचुरल डायमंड्स के मुकाबले, लेकिन इसमें सबसे बेनिफिट क्या होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उतना आपको पे नहीं करना पड़ता। तो सरकार कह रही है कि इसके प्रोडक्शन के लिए और सेल्स के लिए यहां पर लैब को बनाने के लिए एनकरेज किया जाएगा, ताकि और ज्यादा जो डायमंड्स हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, उसको बढ़ाया जाए। सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ग्रांट और प्रोवाइड करेगी। कस्टम ड्यूटी जो लगता है उनका जो इनपुट कॉस्ट आता है ना, रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम करेगी। लैब ग्रोन डायमंड्स बेसिकली सरकार कह रही है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट मार्केट में भी, तो इसके ऊपर फोकस करने जा रही है इस साल से सरकार, ध्यान रखना है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैसा कि आपको पता होगा सरकार ने ऑलरेडी 19,700 करोड़ रुपए यहां पर आउटले दिया था ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, क्योंकि यहां पर चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, हाइड्रोजन ट्रेन्स चला रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो डिमांड है आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है, और सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन का जो प्रोडक्शन है हाइड्रोजन गैस का वो यहां पर किया जा सके। और इसके लिए बजट के अंदर सरकार कह रही है कि हम 35,000 करोड़ और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ताकि एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ सकें, जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन होता है उससे हम आगे आ सकें, और नेट जीरो जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, उसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यहां पर पूरा हो सके। फिर जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो देखो इसके अंदर यहां पर 2 बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। सबसे पहला सरकार ने कहा है कि 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम्स, एडवांस लैंडिंग जोन हो गया, इसको रिविटलाइज किया जाएगा और ज्यादा बनाया जाएगा। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि स्टील के लिए, पोर्ट्स के लिए, फर्टिलाइजर, कोल, फूड ग्रेन, इस तरह की जो अलग अलग सेक्टर्स है ना, वहां पर जो कैपेसिटी होती है, जो क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको आइडेंटिफाई करके 100 ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको सपोर्ट किया जाएगा। बेसिकली उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। पोर्ट्स हो गया, अलग अलग हो गया, तो सरकार उसमें 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सोर्सेस के माध्यम से आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, आपने सुना होगा, जहां पर लोगों को स्किल किया जाता है, तो यहां पर सरकार ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4। ध्यान रखना, अब ये 4 क्या है, इसके अंदर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि यहां पर जो यूथ है
उसको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए, जी हाँ, अगर वो यूएस जाकर, लंदन जाकर, कहीं पर भी अगर वो काम करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़े, उसके लिए उसको स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसीलिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा अलग अलग राज्यों में, ताकि उसको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। नेक्स्ट यहां पर पुश फॉर टूरिज्म, मतलब कि टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए सरकार कह रही है कि 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो एक आपने देखा होगा ना, जैसे स्मार्ट सिटी हो गया, उसमें चैलेंजेस वगैरह लाए गए थे ताकि कौन सा राज्य उसके अंदर शामिल होना चाहता है। तो सरकार कह रही है कि 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करेगी सरकार चैलेंजेस के माध्यम से, और उसको बढ़ावा देगी। और टूरिज्म आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा सोर्स होता है इनकम का, तो जिस राज्य में भी ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आएंगे उनको एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। फिर इसके अलावा हमारे देश के अंदर एक ग्रोथ इंजन माने जाने वाली जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, आपको याद होगा कि 2020 में क्या हालत हो गया था एमएसएमई का, क्योंकि उन्होंने लोन लिया था, लोन वापस नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए सरकार ने सपोर्ट किया और इसलिए सरकार उनको फर्दर सपोर्ट करेगी। 1 अप्रैल 2023 से रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत सरकार 9,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाली है। बेसिकली इसके माध्यम से क्या करेगी सरकार, जो है क्रेडिट गारंटी देगी, मतलब कोलैटरल फ्री क्रेडिट गारंटी देगी 2 लाख करोड़ रुपए तक। मतलब कि यहां पर कोई भी एमएसएमई है, मान लो अगर उसको लोन लेना है बैंक से, अब बैंक ऐसे तो लोन नहीं देगा, उसको पहले कोलैटरल चाहिए, कोई जमीन जायदाद कुछ चाहिए उसको। तो यहां पर क्या है, इस स्कीम के तहत एमएसएमई को ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कोलैटरल की, वो सिंपली जाकर इस स्कीम के तहत यहां पर लोन ले सकता है और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट है हो सकता है 1% और कम मिल जाए। तो ये जो रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम है एमएसएमई के लिए, वो सरकार लेकर आ रही है। फिर नेक्स्ट यहां पर जो एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा वो था आपका कंप्रेस्ड बायोगैस मैंडेट, इसी को बोला गया है CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस मैंडेट। अब देखो है क्या इसमें, सरकार बेसिकली काफी समय से कोशिश कर रही है कि जो नेचुरल गैस होता है उसको मिक्स किया जाए बायोगैस के साथ। जैसे कहने का मतलब अभी क्या है, पेट्रोल के अंदर आपने देखा होगा सरकार आजकल प्लानिंग क्या कर रही है, एथेनॉल को मिक्स करवा रही है उसके अंदर। उसी प्रकार से जो गैस होता है, जो नेचुरल गैस होता है, ठीक है, उसका जो यूज है, क्योंकि नेचुरल गैस भी अगेन सबसे ज्यादा हम कहां से मंगाते हैं, कतर से मंगाते हैं, तो इसका इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो, इसमें अगर हम बायोगैस अगर ऐड कर देंगे तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे एथेनॉल के ऐड करने से हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो रहा है, तो इसके लिए सरकार ने मैंडेटरी करने जा रही है। मतलब हो सकता है आगे आने वाले समय में इंट्रोड्यूस कर दे कि जो भी नेचुरल गैस होगा उसमें 5% जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसमें मैंडेटरी कर दिया जाएगा, उसको मिक्स करना होगा। तो इससे अगेन काफी सारे फायदे होने वाले हैं। आप देखना होगा कि सरकार ये कैसे लेकर आएगी, क्या इसका परिणाम होगा। तो लेकिन ये एक बड़ा प्लान आगे चलकर सरकार सोच रही है। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। बेसिकली क्या है कि हर एक सिटीजन्स का यहां पर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी आप लोन लेते हो, उनसे रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका रजिस्ट्री जो है, नेशनल रजिस्ट्री, वो यहां पर सेटअप किया जाएगा, ताकि यहां पर अगर आप आगे चलकर कोई लोन लेना चाहो, कुछ भी हो, तो उसको करने में आसानी हो। डेटा एक प्रकार से बनाना चाह रही है सरकार। नेक्स्ट यहां पर 100 लैब्स डेवलप किए जाएंगे ताकि एप्स को डेवलप किया जाए। देखो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर सरकार ये कह रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे ऐप्स वगैरह हैं जो लोग कोशिश तो कर रहे हैं बनाने की, लेकिन यहां पर 100 ऐसे लैब्स को डेवलप किया जाएगा जहां पर 5G सर्विसेज अवेलेबल होंगी। अब इनके माध्यम से क्या होगा कि जो ऐप्स वगैरह बनाए जाते हैं वो आसानी से बनाए जा सकें, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, अलग अलग फार्मिंग के लिए ऐप्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इस तरह के स्टैब्लिश करने की यहां पर सरकार कोशिश कर रही है। फिर इसके साथ साथ आपने सुना होगा सरकार ने काफी समय से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। देश के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक प्रोडक्ट बनना चाहिए और उसको एक्सपोर्ट कर सकें, उसको बढ़ावा मिल सके, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो। तो अब क्या है ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा फर्दर देने के लिए सरकार यूनिटी मॉल को सेटअप करेगी। मतलब एक मॉल होगा जहां पर उन डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचे जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो मॉल को बनाया जाएगा और राज्यों को एनकरेज किया जाएगा कि इस तरह के मॉल सेटअप्स किए जाएं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, जीआई टैग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यहां पर बेचा जाएगा, उसको बढ़ावा देने के लिए। अब जहां तक फाइनेंशियल सेक्टर की बात है, फर्दर यहां पर सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। फिर इसके साथ साथ सरकार एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को भी स्टैब्लिश करेगी। महिला सम्मान बचत पत्र, देखो इसमें क्या है ना, बेसिकली आपने देखा होगा हमारे घरों में जो महिलाएं हैं, देश के अंदर महिलाएं हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपना कलेक्ट करती रहती हैं, जमा करती रहती हैं, कहीं ना कहीं सेव होता रहता है।
सकता है, राइट। तो वो अपना पैसा डिपॉजिट कर सकती हैं लगभग 2 लाख तक अगले 2 साल पीरियड में। मतलब कि एक स्मॉल सेविंग स्कीम है वन टाइम का, जिसके माध्यम से अगर वो यहां पर पैसा जमा करेंगी तो उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। फिर सीनियर सिटीजन के लिए भी क्या था कि पहले वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के अंदर 15 लाख तक ही जमा कर सकते थे, अब उसको डबल करके 30 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटीज मार्केट वगैरह जो होता है, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसमें और ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेंड किया जाएगा भारत के अंदर, क्योंकि इसकी डिमांड अब यहां पर बढ़ रही है। तो चलिए, ये जो पहला पार्ट था दोस्तों वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो स्कीम्स थी, अलग अलग जो चीजें बोली गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो सारी चीजें हमने खत्म कर दिया है। अब हम आते हैं पार्ट 2 के ऊपर, जहां पर हम अलग अलग जो नंबर्स होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, किस मिनिस्ट्री को कितना बजट मिला, क्या होगा आगे, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, और मेरा तो हमेशा से फोकस रहता है, वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि वो एक्सपेंडिचर सरकार जो कि एसेट के ऊपर खर्चा करेगी, सड़क बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में, जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके ऊपर खर्चा करेगी। तो आप देख सकते हो यहां पर 33% का जंप किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जी हां, 33% का जंप आया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। पिछले साल 2022-23 में सरकार ने खर्चा किया 7.5 लाख करोड़, लेकिन आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में 2023-24 में सरकार खर्च करने वाली है 10 लाख करोड़। इनफैक्ट यहां पर भी आप देख सकते हो कि 2020-21 में 4.39 लाख करोड़ था, फिर 2021-22 में 5.4, फिर पिछले साल 7.5, और ये 10 लाख करोड़। मतलब कि काफी अच्छा आपको यहां पर एक बढ़िया जंप देखने को मिलेगा, ऐसा सरकार ने बताया, निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में बताया। ध्यान रखिएगा, 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो कि सरकार सैलरीज, पेंशन, मतलब कि उससे कोई बहुत कुछ रिटर्न नहीं है, कोई एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब हम कह सकते हैं कि जॉब्स क्रिएट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो कि एक फायदेमंद होता है। सरकार को इसके ऊपर और ज्यादा खर्चा करना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 लाख करोड़ सरकार खर्चा करने वाली है, इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके साथ साथ यहां पर जैसे कि बैंकों को लेकर बोला गया है कि पहले जो एनपीए हुआ करता था वो अब एनपीए नहीं रहा, जिसकी वजह से एनपीए काफी कम हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहा जाता है, बैंकों के पास जो लोन नहीं आता था, उसमें काफी हद तक यहां पर सुधार किया गया है। नेक्स्ट जो एक और बड़ा नंबर जो आपको पता होना चाहिए वो है फिजिकल डेफिसिट का नंबर। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जो भी सरकार यहां पर रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास, मान लो सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है 2000 का, ठीक है, और सरकार खर्चा कर रही है यहां पर 2500 रुपए, तो 500 रुपए क्या है? ये फिजिकल डेफिसिट है। ये 500 रुपए कहां से आएगा? सरकार को बोरो करना होगा, कई माध्यम से लाना होगा। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है ना, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल होता है देश में वो खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि यहां पर क्या हुआ था कि पैंडेमिक के समय जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत हाई चला गया था। पैंडेमिक के पहले आप देखोगे तो हमारा टारगेट था कि 3% ऑफ जीडीपी लाना है फिजिकल डेफिसिट को, हम उधर जा रहे थे। लेकिन पैंडेमिक आने की वजह से रेवेन्यू कम हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और इसकी वजह से आप देख सकते हो फिजिकल डेफिसिट 9.2% चला गया था। लेकिन अब फर्दर इसको कम किया जा रहा है, और आगे आने वाला वित्तीय वर्ष 2023-24 इसमें हमारा फिजिकल डेफिसिट रहने वाला है 5.9%, और जो अभी करंट का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये आपका 6.4% के आसपास। तो दोनों नंबर याद रखना कि आगे आने वाले वर्ष में 5.9% फिजिकल डेफिसिट रहेगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है ना, यहां पर राज्यों का भी तो होता है। जैसे जीडीपी हम कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो देश का हो गया, वैसे स्टेट का भी होता है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राज्यों के लिए सरकार ने कहा है कि यहां पर आपका फिजिकल डेफिसिट 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल अगर हम देखें देश का जो फिजिकल डेफिसिट है, वो सरकार की प्लानिंग है कि अगले 2 साल में 2025-26 तक इसको और नीचे लाकर हमें 4.5% लाना है। मतलब 5.9 से करते करते 4.5% लेकर आना है, ऐसा सरकार का टारगेट है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो सरकार ने कई सारे कदम लिए हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी वगैरह घटाई है ताकि यहां पर हम और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है उसमें कई बार बढ़ाया है, कुछ कम किया है। सिगरेट के ऊपर आपको पता ही है हमेशा यहां पर टैक्सेस बढ़ाई दिए जाते हैं। यहां पर जो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है रबर के ऊपर वो इंक्रीज कर दिया है ताकि हम रबर बाहर से ना मंगाकर भारत के अंदर ही रबर का प्रोडक्शन करें। फिर जो गोल्ड वगैरह से चीजें बनती हैं उसके ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटी लगता था उसको भी सरकार ने बढ़ा दिया ताकि गोल्ड ज्यादा भारत के अंदर ना आए।
इस तरह के कई कुछ चीजें मिलेंगी आपको, ये थोड़ी बहुत, वो आप चाहो तो इसके अंदर देख सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, इनफैक्ट 2 साल के बाद इसको चेंज किया गया और बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीज शायद हो सकता है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, आपको पता है 2024 में, और वो उसमें फुल बजट नहीं आएगा। फुल बजट तो यही है, आखिरी बजट है जो करंट की गवर्नमेंट है उसके लिए। तो पर्सनल इनकम टैक्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? जो एक इंडिविजुअल को, अगर आप सैलरीड हैं, आपको कोई सैलरी आ रही है, जो इनकम आ रहा है आपका, जो भी एक इंडिविजुअल के पास इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स लगाती है सरकार, उसको पर्सनल इनकम टैक्स कहा जाता है। जो कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को प्रॉफिट होता है वो तो अलग हो जाता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स हो जाता है। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स आप सभी को पता होगा, अभी तक क्या होता था, 5 लाख तक कोई, आप अगर किसी का इनकम 5 लाख है तो उसको कोई भी यहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। बेसिकली सरकार 2 साल पहले यहां पर जो टैक्सेस है ना, कि पहले का एक टैक्स रेट चल रहा था और सरकार ने एक नया टैक्स स्लैब ऐड किया था। जो भी जिसके अंदर रहना चाहता है वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो नया टैक्स स्लैब आया था उसमें सरकार ने कहा कि अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस 5 लाख को फर्दर बढ़ाकर सरकार ने कर दिया है 7 लाख, मतलब कि अगर आपका इनकम 7 लाख तक है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। अब ध्यान से समझना, जैसे ही मान लो अगर आपका इनकम 7 लाख को क्रॉस करता है, मान लो आपका इनकम 7,10,000 हो जाता है, मतलब आपका इनकम 7 लाख को क्रॉस कर गया, उस केस में आपका जो टैक्स है ना वो 3 लाख से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लो 7 लाख है तब तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही मान लो आपका 8 लाख इनकम हो जाता है तो उस केस में आपका जो 0 to 3, इस तरह से समझो, 0 to 3 लाख का कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपका इनकम 8 लाख है, उस केस में मैं बता रहा हूं, फिर 3 लाख से 5 लाख तक आपको कितना पे करना है? 5% पे करना है, जो नया टैक्स आया है, ठीक है। तो 3 से 5 मतलब 2 लाख के ऊपर 5%, 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000 रुपए, तो ये 10,000 आपको पे करना होगा। फिर इसके अलावा यहां पर 5 लाख से 9 लाख के बीच में 10% आपको पे करना है, तो उसका मतलब ये 4 लाख का आपको 10% हो गया। तो जो भी इनकम टैक्स है वो उस हिसाब से लगेगा। फिर इसी तरह से 15 लाख तक आपका 20% टैक्स लगेगा, 15 लाख के ऊपर अगर इनकम जाता है तो 30% टैक्स लगेगा, जो हायर इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो ध्यान रखिएगा, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख के ऊपर जाने से जो आपका टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है वो 3 लाख से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज सरकार ने किया कि जो जिनका इनकम बहुत ज्यादा होता था, जिनकी इनकम मान लो 5 करोड़ से ज्यादा है, जो एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो करोड़ों में कमाते हैं, तो इनका आप देख सकते हो कि 5 करोड़ से उनका अगर इनकम होता था तो सरकार यहां पर सरचार्ज लगाती थी। सरचार्ज कितना पहले लगाती थी? 37%। अब सरकार ने ये सरचार्ज घटाकर कर दिया है 25%, मतलब कि सरचार्ज जो है वो कम हो गया है यहां पर नए वाले के अंदर। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। फिर डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में सरकार ने कुछ चीजें कही हैं कि हमने चीजों को बहुत सिंपल किया है, जो बर्डन होता था, कंप्लायंसेस होता था, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हमने लाने की कोशिश की है, टैक्स रिलीफ सरकार सिटीजन्स को दिया है। जैसे कि सरकार ने कहा कि 24 घंटे के अंदर 45% रिटर्न्स जो है हमने यहां पर उसको प्रोसेस कर दिया था। 8 साल पहले अगर हम देखें तो जो रिटर्न भरने में जो प्रोसेसिंग लगता था, टाइम लगता था, वो 93 डेज लगता था, उसको घटाकर हमने सिर्फ 16 डेज कर दिया है। यहां पर जो 6.5 करोड़ रिटर्न्स हैं उसको हमने इसी साल प्रोसेस किया है। 6.5 करोड़ जो रिटर्न्स हैं, जो लोग टैक्स भरते हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि टैक्स कोई भरता ही है हमेशा, यहाँ पर डिपेंड करता है आप कौन से स्लैब के अंदर आते हो। रिटर्न फाइल करना मतलब आप डिक्लेरेशन दे रहे हो सरकार को कि मेरी इतनी इनकम है, ठीक है। अब किसी की इनकम 7 लाख से कम हो सकती है, हो सकता है किसी की 7 लाख से ज्यादा हो जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ सरकार ने आंकड़ा दिया। एक तो ये कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़ा सा कमी आया था इसके अंदर, पहले $642 बिलियन पहुंच गया था, ये घटकर अभी इस समय प्रेजेंट में आई थिंक $563 बिलियन के आसपास है, जो कि अगले 9 महीने तक हम चीजों को इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं। जहां तक प्राइस की बात है तो अगेन इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, आप देख सकते हो सीपीआई इन्फ्लेशन, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी कमी आई है। अब देखना होगा कि क्या ये कंट्रोल में रहता है कि नहीं, लेकिन 2022 में तो ये 6% के ऊपर ही था पूरे टाइम, ठीक है, जो कि अपर लिमिट से ऊपर में है। फिर नेक्स्ट यहां पर जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्या रुपया आता है और किधर सरकार खर्च करती है, कितना कहां से सरकार कमाती है और कहां
खर्च करती है। देखो रूपी कहां कहां से आता है, मतलब कि अगर हम 1 रुपये की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर लगभग इनकम टैक्स से 15% आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स मतलब वही जो पर्सन इनकम टैक्स वगैरह लोग भरते हैं जो, वहां से 15% सरकार कमाती है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज हैं उनके पास जो प्रॉफिट आता है वो जो भरते हैं वो भी लगभग 15% है। जीएसटी वगैरह जो भरा जाता है वहां से 17% सरकार के पास इनकम आती है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, मतलब कि आपको पता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें जीएसटी से बाहर हैं, अल्कोहल हो गया, इसके अलावा पेट्रोल डीजल हो गया, इस पे सरकार एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाती है, राइट, तो उसमें सरकार 7% कमाती है। फिर इसके अलावा यहां पर कस्टम्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला हो गया पूरा। फिर नॉन टैक्स रिसीप्ट, मतलब कि यहां पर फाइन्स वगैरह जो आप भरते हो ना, ट्रैफिक चलान वगैरह भरते हो, उसमें जो सरकार कमाती है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, कहने का मतलब है सरकार जो अपने एसेट को बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, वहां से कुछ आता है। लेकिन सबसे ज्यादा सरकार के पास पैसा कहां से आता है, वो है बोरोइंग करके। ध्यान रखिएगा, बोरोइंग यही होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि हमें बोरो करना होता है अल्टीमेटली। बोरोइंग जो सरकार आपको पता है ये बॉन्ड्स वगैरह जारी करती है, कहीं कहीं से बोरो करती है, पब्लिक से, इंटरनेशनल मार्केट से भी कई बार कर लेती है। तो ये जो है ना पूरा ये 34% पैसा जो है वो आपका सरकार का बोरोइंग से आता है। तो सरकार के पास ये पैसा तो आ गया, अब सरकार खर्च कैसे करती है, इसमें अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा खर्चा तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में ही चले जाता है। मतलब कि ये जो बोरोइंग किया था सरकार ने पिछले इतने वर्षों से, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है हर साल, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो राज्यों को शेयर देना होता है सरकार को, वहां पर चला जाता है 18%। फाइनेंस कमीशन वगैरह जो बोली है ना 42% आप ट्रांसफर करिए राज्यों को, वो आपका चला जाता है। पेंशन वगैरह पर 4% चला जाता है। डिफेंस हो गया, सब्सिडीज हो गया, इस तरह से आपको सब देखने को मिलेगा। बेसिकली टॉप 3 और टॉप 4 याद रखना, मतलब सबसे ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड नंबर पर आएगा आपका स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और उसी प्रकार से इनकम सबसे ज्यादा कहां से आती है, मतलब इनका मतलब कहां से पैसा आता है, सबसे ज्यादा बोरोइंग करके आता है। फिर नेक्स्ट है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर नेक्स्ट यहां पर कुछ आंकड़ा याद रखना है, वो है आपका रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान से समझिए। रेवेन्यू रिसीट मतलब कि सरकार जब टैक्सेस के माध्यम से पैसा कलेक्ट करती है उसको रेवेन्यू रिसीट, ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वहां से जो पैसा कलेक्ट होता है बेसिकली सरकार का, उसको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। तो 2023-24 में जो सरकार का अनुमान है वो है आपका 26.3 लाख करोड़, ये सरकार का रेवेन्यू आने वाला है यहां पर, ठीक है। और सरकार का एक और होता है पैसा आता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट बेसिकली मतलब वही जो मैंने आपको बताया था ना, बोरोइंग्स वगैरह हो गया, मतलब सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ रही है, यहां पर कैपिटल रिसीट्स है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, वो सारा जो आंकड़ा होता है वो आपका कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। तो ये आप देख सकते हो 18.7 लाख करोड़ के आसपास, तो ये हो जाता है। तो ये दोनों अगर आप मिला दोगे, आई थिंक ये कितना बनेगा, 45 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। 45 लाख करोड़ सरकार का यहां पर रेवेन्यू आने का अनुमान है कि सरकार इतना लेकर आएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, वो यही है आपका 18.7 लाख करोड़, जो कि कैपिटल से रिलेटेड है, मतलब बोरोइंग करके है, ठीक है। सरकार बॉन्ड वगैरह जाकर देकर इसे कलेक्ट करती है। फिर यहां पर एक्सपेंडिचर करती है सरकार, तो इसमें भी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बताया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है एसेट क्रिएशन के अंदर, तो उसको सरकार ने काफी हद तक यहां पर बढ़ाया, आप देख सकते हो एक बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कि सैलरीज पर, पेंशन पर, ये जो खर्चा करती है सरकार, वो लगभग 35 लाख करोड़, जो कि अगेन काफी ह्यूज है। तो सरकार को बेसिकली क्या करना चाहिए, यहां पर इसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ओवरऑल आप देख सकते हो यहां पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा दिया गया है, अगेन आप देख सकते हो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सबसे बड़ा बजट होता है, आपको पता ही है, 5.9 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2.7 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मैंने आपको बता दिया 2.4 लाख। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 2.06 लाख। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1.9 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल 1.7 लाख करोड़। रूरल डेवलपमेंट 1.6 लाख करोड़। एग्रीकल्चर को कितना मिला है, 1.2 लाख करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.2 लाख करोड़। मतलब कि टॉप 10 यहां पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया है। फिर नेक्स्ट यहां पर अलग अलग अगर हम मिशन की बात करें तो जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट के लिए सरकार यहां पर काफी अच्छा पैसा बढ़ाई। आप देख सकते हो पिछले साल
100 करोड़ दिया गया था, इस बार 1200 करोड़ दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन में पिछले साल सरकार ने 60,000 करोड़ खर्च किए थे, इस बार 70,000। एकलव्य मॉडल स्कूल्स वगैरह, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पे भी सरकार ने अच्छा जंप किया है। फिर स्कीम फॉर फास्ट एडॉप्शन, जो फेम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है ना, उसमें सरकार ने अगेन डबल किया है, ऑलमोस्ट डबल तो नहीं, मतलब 40% के आसपास देखने को मिलेगा। फिर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहां पर अगेन सरकार ने डबल किया है इसका जो आंकड़ा है। तो इस तरह से सारी चीजें हैं और यही पूरा बजट है। लेकिन जाने से पहले मैं एक काफी चीज इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या कुछ बोल रही है, और एक्चुअली में सरकार ने कुछ नहीं बोला। निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में नहीं बोला, क्योंकि अगेन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और आपको पता ही अगले साल चुनाव है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं सरकार प्राइवेटाइजेशन को लेकर कुछ भी नहीं बोली है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर याद कीजिएगा, पिछले साल सरकार ने अनाउंस किया था कि एटलीस्ट 2 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसको यहां पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक, एटलीस्ट चुनाव तक यहां पर उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि ये जो बजट था दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, इकोनॉमी के विद्यार्थी होने के नाते आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हर एक देश के नागरिक को इसके यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसको पढ़िए, जानिए और लोगों के साथ शेयर करिए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, क्या आप बता सकते हो, सरकार एक ऑपरेशन लेकर आई थी जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन मिशन। तो इसके तहत क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं इसके अंदर, आपको बताना है। क्या बता पाओगे? इसका राइट आंसर, जैसा कि पता है आपको, मेरे इंस्टाग्राम में स्टोरीज में जो मैं एमसीक्यूज डालता हूं वहां पर मिल जाएगा। वहां पर अगर आप नहीं हो, मान लो इंस्टा पे, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यू बाकी चीजें हैं, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया दोस्तों, यहां पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर लगातार बैचेस आते रहते हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जब आप ये बैच कोई ज्वाइन करना चाहो, यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्रैक करना चाहो, या फिर 2024 के लिए किसी भी साल के प्रिपेयर करना चाहते हैं, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से जाके मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, बजट अच्छा लगा होगा। सी यू गाइस सून एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।